Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 15 नीलकंठ समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने लेखिका परिचय एवं पाठ के थोड़े से हिस्से को समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि लेखिका 2 मोर के बच्चों को खरीद कर लाई एवं उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उन बच्चों को रखा। जब काफी दिनों तक वो बच्चे लेखिका के पढ़ने लिखने के कमरे में रहे, उसके बाद एक दिन लेखिका ने यह निश्चय किया कि उन्हें पकड़कर बड़े जाली घर में पहुंचाया जाए, जो लेखिका के पाले हुए जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। जाली घर में पहुंचते ही दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, क्योंकि वे नए मेहमान थे। उनके बारे में जानकारी करना उनका कर्तव्य था। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन लेखिका के चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। सभी पशु पक्षी अपनी अपनी तरह से उन दोनों नए मेहमानों का निरीक्षण और परीक्षण करने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर की कलगी चमकीली, चोंच तीखी और आंखों में नीली आभा चमकने लगी। पंखों में चमक आने लगी। मोर की गर्दन लंबी हो गई। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ और मोरनी का सदा उसके साथ रहने के कारण नाम राधा रखा गया। मोर का गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ यानी स्पेशल पोज में उसका गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में इतनी सुंदरता थी, उसे देखने वाला ही अनुभव कर सकता था। उसकी गति में भी, चाल में भी एक विशेषता थी। मोरनी मोर के समान नहीं थी, परंतु उसकी अपनी लंबी धूप छाई गर्दन थी। हवा में चंचल कलगी, पंखों में श्याम श्वेत यानी नीले और सफेद रेखाएं थी। वह सभी तरह से मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी पार्टनर होने का प्रमाण दे रही थी। लेखिका कहती हैं कि कुछ ही दिनों में नीलकंठ चिड़ियाघर के निवासी सभी जीव जंतुओं का सेनापति एवं संरक्षक बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तेज चोंच से उसे दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे न चिल्लाए तब तक उन्हें ऊपर पकड़कर लटकाए रहता था। कभी कभी उसकी तीखे चोंच से खरगोश के बच्चों के कानों में छेद हो जाया करता था, परंतु इस तरह की सजा पाने के बाद वे कभी भी दोबारा वैसा काम न करते थे जिससे उन्हें सजा मिले। जैसे नीलकंठ दूसरे जीव जंतुओं को दंड देता था,
उसी प्रकार वह उनसे प्रेम भी करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुएल खेलते। ऐसी ही किसी परिस्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर-उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस धीमे धीमे स्वरों को पहचाना, उसकी तकलीफ को पहचाना और वह अपनी पूंछ और पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था, ऐसा उसने समझ लिया। इसलिए उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे कि उसमें प्राण ही न थे। वह बेहोश हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी धीमी धीमी आवाज से उसने इस घटना की जानकारी सबको दे दी। माली पहुंचा, लेखिका पहुंची, सब वहां पर पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, यानी 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे गर्मी देता रहा। लेखिका को उसके इस प्रकार के कार्य को देखकर यह पता चला कि क्यों कार्तिकेय जी ने अपने युद्ध वाहन के रूप में मोर को ही चुना था। यह पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया। मोर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन केवल क्रूर कर्म है, अर्थात दूसरे को नुकसान पहुंचाना। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता, तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसका परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया था कि लेखिका को उसका नृत्य बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह लेखिका के पहुंचते ही अपने झूले से नीचे उतर आया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह उसका रोज का काम हो गया। प्रायः लेखिका के साथ कोई न कोई विदेशी या देशी मेहमान पहुंच ही जाते थे। नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर वो लोग बहुत खुश हो जाया करते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह उस भयंकर सांप के खंड खंड कर सकता था, उसी से लेखिका के हाथ पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि उसे देखकर लेखिका को हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार से एक ही पक्षी इन दोनों तरह के कार्यों को कर सकता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे फूल और पत्तों से लदे हुए पेड़ ज्यादा पसंद आते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पत्तों से ढक जाता था, तब जाली घर में नीलकंठ का रहना कष्टकर हो जाता था। वह अस्थिर हो उठता और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। हमारे पाठ का 2वां खंड यहीं पर समाप्त होता है।
आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।